तो बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा था कंडक्टर के बारे में? जब भी चार्ज रेस्ट में होता है तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट का मतलब ये होता है मोशन, यानी कि चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन, जब चार्ज मोशन मतलब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर वो नॉन जीरो होता है। तो इसको कहीं आप नोट कर लेंगे। मान लीजिए अब अपने पास ये कंडक्टर है और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो मोशन कर रहा है, तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इन दिस सिचुएशन इज नॉन जीरो, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक सरफेस लेंगे, दिस इज द सरफेस, और इस सरफेस को क्रॉस करने वाले ये चार्ज हैं। ये जो चार्ज है इस सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो चार्ज का फ्लो है दैट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। तो मान लीजिए इस चार्ज को मैंने कहा डेल्टा क्यू, और ये डेल्टा क्यू जो चार्ज क्रॉस किया है वो टाइम लिया है डेल्टा टी। तो हाउ करंट इज डिफाइंड, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब द करंट इज डिफाइंड एज द टोटल amount of flow of charge per second in perpendicular direction of the surface, जो भी सरफेस हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस करंट का नाम एवरेज करंट भी होता है, एवरेज करंट भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कह रहा है ना कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब ये सरफेस जो हमने लिया हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि केवल पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करे, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है और नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है। तो इसमें ध्यान रखना ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमारा जो करंट है उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और अगर हमारा नेगेटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट, इसको हम कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं, ठीक है। तो जरा इलेक्ट्रॉनिक करंट समझ लेते हैं क्या होता है। उसके लिए एक हम कंडक्टर लेंगे और इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये वाला इंड जो है पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला इंड जो है नेगेटिव हो जाएगा। सो इसके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी की वजह से ये कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्लस होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज हैं इलेक्ट्रॉन्स वो प्लस की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, प्लस की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं। तो इसको बोलते हैं द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इसको हम कहते हैं ईसी। इसमें ध्यान क्या रखना है, जो ईसी है इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो फ्लो करता है, फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारा करंट किधर फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आई, इस आई को नाम क्या दिया गया, कन्वेंशनल करंट। आई को ही हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। सी मतलब ये वाला सी कन्वेंशनल और ये मतलब करंट, तो सी ये फ्लो किधर कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो ये नोट कर लेना है। तो फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक है।
सो यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है यहाँ से। तो आप क्या करते हैं, जनरली इसको ध्यान में रखते हैं, कन्वेंशनल करंट को यानी आई को, जो कि फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन सवाल इसका पूछ लिया था इलेक्ट्रॉनिक करंट की तरफ फ्लो करता है, तो वो फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, और ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। एक और करंट होता है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, मैं ये मिटा रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस करंट को समझने के लिए अगेन हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। सो इंस्टेंटेनियस करंट, ये रहा अपना क्रॉस सेक्शन, और इसमें जो चार्ज फ्लो करने वाला है, क्रॉस करने वाला है, वो Q है, एंड दिस Q इज द फंक्शन ऑफ T, यानी टाइम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये कांस्टेंट चार्ज नहीं है, कांस्टेंट रेट से फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड करता है, यानी फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो जब भी वेरिएबल क्वांटिटी आ जाती है तो हम स्मॉल इंटरवल के लिए स्टडी करते हैं। इसका मतलब जो टाइम ले रहे थे डेल्टा टी, उसको ले लेंगे हम लोग बहुत छोटा सा समय, यानी टेंस टू जीरो। तो अपना ये जो करंट है आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज करंट है, और इसी में अब लग जाएगा लिमिट वेयर डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो ये कंप्लीट क्या बन जाता है, डी क्यू ओवर डी टी। सो आई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी, इसको याद रखना है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स करंट, ये कब अप्लाई करना होता है, जब चार्ज अपना फंक्शन ऑफ टाइम हो, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चार्ज को निकालने की कोशिश करते हैं। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाता है अपना आई इंटू डी टी। अब इसका मतलब क्या है, थोड़े से समय में थोड़ा सा चार्ज का फ्लो फ्रॉम द गिवन सरफेस, ओके। तो टोटल चार्ज कितना क्रॉस कर गया उसको पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई आ जाएगा, और ये हो जाएगा आई डी टी का इंटीग्रेशन। इसको याद कर लेना है। टाइम इंटरवल दिया रहता है तो लिमिट यहाँ लगा लेंगे हम लोग जरूरत के अनुसार, ठीक है। और ये आई जो होता है वो टाइम का फंक्शन दिया रहता है, तो हम इस तरह से ये जो ये आई नहीं है, ये डी क्यू टोटल चार्ज, दिस इज द टोटल चार्ज विच इज गिवन एज इंटीग्रल ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस पे सवाल जेईई मेंस में, नीट्स में, हर जगह ये सवाल इस पे पूछा गया हुआ है, और इस पे भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, वहां से और क्लियरिटी आपको हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले गिवन चीजों को अच्छे से समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूले पे जाएंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है हम कि हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, जरा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मॉलिक्यूल्स, या फिर कह लीजिए गैस, इसमें जो चार्ज का फ्लो होता है उसमें जो होते हैं आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस। तो दो तरह के आयंस हैं, एक पॉजिटिव आयंस और एक नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, इनके फ्लो की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इस चीज का जरा ध्यान रखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्रिफ्टिंग across a cross section per second, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने लिया एनपी, और पर सेकेंड यानी टाइम से डिवाइड कर रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10 की पावर 18 पर सेकेंड, ओके। आगे देखते हैं, while the number of electrons drifting in opposite direction, अब इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है अगर इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और ये हो जाएगा आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। फिर से देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि Ni अपॉन में
ये पर सेकेंड की बात कर रहा है, तो t एंड दैट इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 की पावर 18 पर सेकेंड। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द ट्यूब। अब ट्यूब में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हम लोग को निकालना है। सो टोटल करंट इज इक्वल टू व्हाट, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो यहाँ पे निकाल लेते हैं आई पी इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज अपॉन टाइम। अब एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ई होता है, और कितने प्रोटॉन्स हैं, एन पी अपॉन टी, ठीक है। उसी तरह से करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टाइम। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ई ही होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन ई। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, ये सब स्क्रिप्ट में है, तो ये टी हो गया। अब इन दोनों को उठा करके यहाँ पे रख करके सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन टी प्लस एन ई अपॉन टी, और ई जो है अपना कॉमन आ गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये वाली है आपका ये 10 की पावर -18, और ये वाला है आपका 2.7 इंटू 10 की पावर, सॉरी -18 नहीं है, +18 है, तो +18, और ई की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल्स टू, यहाँ से 10 की पावर 18 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1, और ये बच जाएगा आपका 2.7 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू, और ये हो जाएगा 1.6, और ये हो जाएगा आपका 18 - 19, तो ये हो जाएगा -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे लापरवाही नहीं करना है, तुरंत एक काम करना है, जैसे बचपन में करते थे, 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, 6 7 42, 6 3 18, 18 प्लस 4 22, और ये हो जाएगा आपका 37। तो दिस इज 2 7 to 9 और 3 to 5, और 2 डेसिमल प्लेस 1 and 1, 2 डेसिमल प्लेस लग जाएगा यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज दैट आई इक्वल्स टू 5.92 इंटू 10 की पावर -1। तो फाइनली जो आंसर अपना आ जाएगा वो होगा आई इक्वल्स टू 0.1 डेसिमल इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो 0.592। ध्यान रखिए मैं बार बार आई लिख दे रहा हूं, जबकि आई नहीं सॉरी, हाँ आई ही निकालना है। तो आई इज इक्वल टू 0.592 एम्पियर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्या गिवन था उसको हमने लिखा, और निकालना क्या था, कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि टोटल करंट जो होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, ओके। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है। अगेन जो भी गिवन चीजें हैं उसको हम लोग मार्कआउट करेंगे अच्छे से। द करंट इन अ कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज आई इज इक्वल्स टू, तो यहां जो आई दिया है आई इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 4t³, राइट। तो यहां जो आई है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आई एम्पियर में है, टी इज इन सेकेंड, एसआई यूनिट में दिया है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इसने क्या पूछ लिया है बच्चों इस बार, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, टाइम इंटरवल दे रखा है 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में। जब करंट आपका टाइम का फंक्शन हो तो टोटल चार्ज का जो फ्लो होगा Q इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी। तो अब I की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, तो I कितना दिया है 3t² प्लस 4t³ मल्टीप्लाइड बाई dt, और लिमिट कितना दिया है टाइम का, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट जो होगा टाइम का ही रखेंगे।
तो 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, मैं सीधा यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। और यदि आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैथमेटिकल टूल करके मैं उस पर वीडियो लेक्चर तैयार कर दूंगा। ओके, सो फ्रॉम हियर q इज इक्वल्स टू 3t³ प्लस 4t⁴/4 और लोअर लिमिट आपका हो जाएगा 1, अपर लिमिट 2। देखिए ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, सो अपर लिमिट रख दिया जाए पहले, तो ये हो जाएगा 2³ प्लस 2⁴ माइनस, अब दो चीजें हैं इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे, दो टर्म्स है ना तो इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे। अब t के जगह पे 1 रखेंगे तो 1⁵ 1 ही रहेगा, प्लस 1⁵4 भी 1 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, q इज इक्वल्स टू ये आपका 8 हो गया और 2⁴16 ये आपका 2⁴ दैट इज 16 और -2। ठीक है, तो 8 - 2 6, तो 6 + 16 दैट इज 22 कूलम। सो दिस q इज इक्वल्स टू 22 कूलम इज द राइट आंसर। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में हो गया, आ गया होगा आसानी से। अगला सवाल देखते हैं अब। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना, ये जेई मेन में पूछा हुआ है, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ है। ये वाला भी सवाल आपका जेई मेन में पूछा गया है। ये भी आपका 2021 और 2024 दो बार ये सवाल पूछा जा चुका है, 24 में भी और 2021 में भी। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर आप नीट कैंडिडेट हैं तो भी इस तरह के सवाल आते ही हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है। A current through a wire depends on time as I is equals to this one. Again, I is equals to अल्फा नॉट की वैल्यू दे रखा है 20, तो इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो 20t प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है 8, तो 8t²। अगेन I इज द फंक्शन ऑफ टाइम गिवन। पूछा क्या है, फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू द सेक्शन ऑफ द वायर इन 15 सेकेंड। जो टाइम इंटरवल है 15 सेकेंड है, यानी 0 से लेके 15 सेकेंड की बात कर रहा है। तो अगेन अगर अपना करंट टाइम का फंक्शन है तो टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू, आप चाहें तो हमारे साथ बोल सकते हैं, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल I dt, लिमिट 0 से लेके 15 सेकेंड तक। तो अब रख दिया जाए I की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 20t प्लस 8t² लिमिट 0 से लेके 15 तक। तो इंटीग्रेट कर लिया जाए, q इज इक्वल्स टू, मैं इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, होता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू x⁴n+1/n+1। अगर ये n डेफिनिट है तो प्लस में c आ जाएगा, लेकिन हम लोग लिमिट लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे x1 और ये x2, तो x1 और ये x2, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगेन एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन यानी मैथमेटिकल टूल पे आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, विद रेस्पेक्ट टू t, तो 20t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस ये 8 और t² का इंटीग्रेशन पावर 1 से बढ़ जाएगा, वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो लिमिट लगा देते हैं 0 से 15। अब क्या करते हैं, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, ये इसको काट देगा ये 10 बार में, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई ये जो लिमिट होता है वेरिएबल यानी t का है, तो t के जगह पे 15² प्लस 8/3 इंटू, अब ये क्या है आपका, t के जगह पे 15 आएगा तो ये हो जाएगा 15³। तो मैं ऐसे ना लिख करके 15 × 15² लिख देता हूँ, इसके पीछे कोई खास वजह है, अभी आप समझेंगे। तो ये मैंने अपर लिमिट रख दिया, और जैसे ही मैं लोअर लिमिट रखता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, t के जगह पे अगर 0 रखें तो 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ठीक है, सो फ्रॉम हियर q इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर करना है। लेट अस नो द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, 15 का स्क्वायर, अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसका स्क्वायर करना बहुत ही सिंपल है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये 1 है तो 1 का जो अगला नंबर क्या होता है,
2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 225। इसी तरह से मान लीजिए 35 का स्क्वायर अगर आपसे पूछता है, तो अगेन यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। और ये जो नंबर है इसका अगला नंबर क्या है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 12। इसी तरह से 55 का स्क्वायर करना हो तो ये यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसका स्क्वायर 25, और 5 का अगला नंबर है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट विल बी 30। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर जानकारी में होता है तो अपना कैलकुलेशन को बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 225 मल्टीप्लाई बाई 10 2250 प्लस, और ये इसको काट देगा, यही रीजन था कि मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा। तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 15 का स्क्वायर 225। तो फाइनल आंसर अपना यहाँ आने वाला है, क्या है अपना टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू 2250 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9000, 9000। तो इसको ऐड कर दिया जाए तो 11250 कूलम। तो टोटल चार्ज अपना आया निकल करके 11,250, 11,250। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सी वाला, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आप देख सकते हैं अगेन ये जो फॉर्मूला है Q इजुकस टू इंटीग्रल आई डी टी, ये बार बार यूज में आ रहा है, तो इसको 3 स्टार लगा लो, तो अभी भी इससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखा जाए, इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, मल्टीपल करेक्ट है, इसमें मल्टीपल करेक्ट यानी एक से ज्यादा सही हो सकता है। गिवन क्या है उसको बड़े अच्छे से समझेंगे, क्या दिया है द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वेरीज विद द टाइम। ओके, अब यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, Q इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर, और किसके बारे में पूछा है करंट के बारे में। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा है अगर चार्ज टाइम का फंक्शन है तो करंट कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू DQ ओवर DT, यानी कि चार्ज अगर टाइम का फंक्शन है तो चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा करंट। तो करंट की बात कर रहा है, चार्ज दिया है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू D ओवर DT ऑफ AT माइनस BT स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, Q के जगह पे ये उठा के रख दिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A माइनस 2BT, तो I इज इक्वल टू A माइनस 2BT। अब एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और तब जा करके हम सही ऑप्शन को चूज करेंगे। ये करंट जो है आपका डिक्रीजेज लिनियरली विद द टाइम, यस इट इज करेक्ट। वाई, अगर ध्यान से देखें इसको तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू माइनस 2BT प्लस A, तो ये आपका वेरिएबल है टाइम, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो मैं इससे कंपेयर करूंगा, तो जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो m है, और m क्या कहलाता है स्लोप। तो उसी तरह से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो m की यानी स्लोप की वैल्यू जो है यहाँ पे आपका जो आ रहा है स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस 2b, जो कि क्या है ये नेगेटिव है। तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो वो डिक्रीज करेगा। अभी देखते हैं हम लोग, टी का पावर यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये जो आई है टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो लीनियरली डिपेंडेंट, पावर अगर 1 है तो लीनियरली डिपेंडेंट है। और सी आपका जो है आपका इंटरसेप्ट है, जो कि सी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये हमारा टी होगा और ये हमारा आई होगा, तो ये आपका इंटरसेप्ट है यानी ये, और स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे घटेगा, ठीक है। तो नो डाउट दिस इज द
डिक्रीजिंग लिनियरली विद द टाइम। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखेंगे, चूंकि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। रीचेस मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस, ये पहले कह रहा है ना कि पहले ग्राफ जो है मैक्स होगा फिर जाकर के घटेगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ग्राफ से पूरा क्लियर है कि आपका पहले ही ये मैक्स पे था, पहले ही मैक्स पे था और मैक्स से ही घटना शुरू कर दिया। ये क्या कह रहा है, पहले मैक्स पे जाएगा और उसके बाद से घटेगा, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कुछ, या फिर ऐसे, ठीक है। तो ये पहले मैक्स पे जा रहा है फिर घटना शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं है अपने यहाँ। डायरेक्ट आप देख सकते हैं जब समय जीरो है तो शुरुआत में ही आपका करंट जो है पीक पे है, मैक्स पे है, और फिर वहां से घटना शुरू कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये अपना आंसर नहीं है। आगे देखेंगे, थर्ड ऑप्शन के लिए हम लोग जाएंगे। अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉल्स टू जीरो, यानी करेंट फॉल्स टू जीरो एट टी इज इक्वल टू ए बाई टू बी। तो करंट को जीरो कर रहा है, तो कर दिया जाए करंट को जीरो। तो करंट अपना है कितना, ये रहा। तो a माइनस टू बी टी इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू टू बी टी। तो फ्रॉम हियर क्लियरली t इज इक्वल टू a बाई टू बी। यस, दिस इज द करेक्ट वन। करंट आपका जीरो कब होगा, जब समय आपका a बाई टू बी हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ वाला हम देखें तो ये कह रहा है करंट चेंजेस एट रेट ऑफ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात कर रहा है। तो रेट ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट मतलब डी आई ओवर डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब डी आई ओवर डी टी। तो डी ओवर डी टी, आई के जगह पे क्या है अपना, इसको रख देंगे। तो ए माइनस टू बी टी, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सो फ्रॉम हियर वी गेट डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा आपका माइनस टू बी। तो इस रेट से करंट घट रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट। सो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या क्या आ गया, 1, 3 एंड 4, तीन ऑप्शन जो है कि सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपली इस फॉर्मूले से किया गया, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझने के लिए एक कंडक्टर लेते हैं, दिस इज आवर कंडक्टर, और इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये प्लस, ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर की तरफ फ्लो करेंगे और जो अपना करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। टेम्परेचर ले लेते हैं हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए। इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है, और इसका क्रॉस सेक्शन जो है आपका A है, और रेजिस्टिविटी जो कि आपने 10th क्लास में ये सुना होगा नाम, रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी, जो कि गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट होता है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू Ohm's law, the current in a conductor is directly proportional to the applied potential difference. This is the potential difference between the ends of the conductor at constant temperature, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। that is I is directly proportional to V। इसी को और करके लिख सकते हैं हम लोग, V is directly proportional to I।
तो दिस इम्प्लाइज दैट जब भी हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होता है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ वो कांस्टेंट इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R is the constant R is the constant and called as resistance of the conductor. Resistance of the conductor. तो V is equals to IR. तो फ्रॉम हियर I is equals to V upon R. ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब सर्किटल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होगा, वहां हम लोग देखेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन एरिया। थोड़ा और इसको अच्छे से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो लेट अस गो फॉर द रेजिस्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस फैक्टर। सो डिपेंडेंस देखिए, आपने एक बार आपने कंडक्टर चुन लिया, दिस इज द कंडक्टर, तो रजिस्टिविटी इसका रो हो गया, इसका लेंथ आपका एल हो गया और इसका क्रॉस सेक्शन ए हो गया, ठीक है। और अप्लाइड पोटेंशियल वी। कोई टेम्परेचर आपको लेना ही लेना है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो रजिस्टिविटी इसका कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट इट इज क्लियर्ड दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो इसके डायमेंशन पे डिपेंड, कंडक्टर के डायमेंशन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस लेंथ को लेकर के और इस एरिया को लेकर के। तो जो गिवन कंडक्टर होता है तो उसमें एल की वैल्यू कौन सी होगी और एरिया की वैल्यू कौन सी होगी, उसको जरा समझ लेते हैं। देखिए, करंट जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये आपका हो गया करंट। तो यहां से आप क्लियर कर सकते हैं, जो कंडक्टर है, कंडक्टर का वह डायमेंशन जो करंट के पैरेलल में वही लेंथ है, यानी कि लेंथ इज पैरेलल टू करंट, लेंथ इज पैरेलल टू करंट। और एरिया जो हो गया वो परपेंडिकुलर टू द करंट, एरिया जो है परपेंडिकुलर टू द करंट। अब ये क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2023 का पूछा हुआ सवाल है। देखते हैं क्या है। ये कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप इज मेजर्ड एज 1 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर। यानी कि क्या दिया है, ये दिया हुआ है L बाई बी बाई एच, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट, एंड दिस इज गिवन एज 1 बाई 1/100। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, सेंटीमीटर में है, आप समझ सकते हैं। यानी कि ये वाला क्या है आपका, ये जो है ये वाला आपका लेंथ है और ये वाला क्या है, ब्रेथ है, और ये वाला हाइट है। तो ऐसा करते हैं कि इस डायमेंशन का एक कंडक्टर बना लेते हैं। सो वी हैव लेंथ और ब्रेथ जो है कि छोटा है, एक है, देखते हैं कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरह से। तो ये क्लियर है कि ये वाला जो है 1 सेंटीमीटर लेंथ है और ये वाला जो लेंथ है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका जो बेस आप देख पा रहे हैं, इसका जो बेस है वो देख पा रहे हैं कि वो एक स्क्वायर है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज दिस वन, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको कहा जाता है, और रजिस्टिविटी
तो रेजिस्टिविटी का जो दूसरा नाम है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है मैं कुछ और बोल दिया था, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लीजिए। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे कितना दे रखा है, रो इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। इट्स ओके। देन द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। अब जो फिगर बना हुआ है उससे ये क्लियर है कि ये जो आपका बॉटम वाला फेस है वो स्क्वायर है और ये आपका रेक्टेंगुलर फेसेस है। तो अपना करंट यहाँ से ऐसे पास करेगा लाइक दैट। तो आई के पैरेलल में कौन सा डायमेंशन है, तो आई के पैरेलल में ये वाला डायमेंशन जो है पैरेलल है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और आई के परपेंडिकुलर में क्रॉस सेक्शन यानी सरफेस कौन सा है, वो ये वाला, इसी को पेंट्रेट करके करंट जो है कि निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का डायमेंशन है ये आपका 100 है और ये आपका 1 है, यानी कि ये आपका 100 और ये आपका 1। तो एरिया ये हो जाएगा 100 इंटू 1, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पूछा है आंसर आपसे, वो पूछा है एसआई में, तो इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर और ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ओके, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। सो दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम हियर आर इज इक्वल्स टू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू लेंथ कितना है 10⁻⁻2 और एरिया कितना है 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻2 और इसको उड़ा देगा, तो 3 इंटू 10⁻⁷। ध्यान रखिएगा ये आपका 10⁻⁷ ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो अपना आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज 3। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 3। तो जेईई मेन का सवाल है, ये 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये सवाल भी आपका जेईई मेन में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन कैसा है। ये कह रहा है कि स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर ले रहा है। कॉन्सेंट्रिक मतलब ये होता है कि उनका सेंटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रिक स्फेयर। तो इनर वाला जो स्फेयर है उसका रेडियस कितना लिया है ए, और जो आउटर वाला है वो बी लिया है, क्योंकि बी ए से बड़ा है। तो ये आपका हो जाएगा आउटर रेडियस और ये आपका हो जाएगा इनर रेडियस। इनके बीच का जो स्पेस है ना ये वाला, तो ये फिल्ड किया हुआ है किससे, मीडियम से, जिसकी रजिस्टिविटी रो है, तो रो हो गया। पूछा क्या आपसे, द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स। अब इन दोनों के बीच का क्या पूछा हुआ है, रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिए, अपना करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, इनर स्फेयर से आउटर स्फेयर की तरफ ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हम सारा दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से करंट जो है फ्लो कर रहा है इनर स्फेयर से आउटर स्फेयर की तरफ। ओके, तो रेजिस्टेंस का हम जैसा ही फॉर्मूला लिखेंगे रो इंटू एल अपॉन एरिया। तो यहाँ एल तो अपना निकल जाएगा, एल वह लेंथ होता है जो करंट के पैरेलल में हो। तो करंट अपना ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये वाला लेंथ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक बी और यहाँ से लेके यहाँ तक ए, तो एल हो जाएगा आपका बी माइनस ए। बात करते हैं एरिया की। देखो बच्चों ध्यान से, अगर इनर स्फेयर की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा सरफेस एरिया, इसको करंट जो है क्रॉस कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे करंट के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो वो जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं।
तो एरिया इज द वेरिएबल हियर, एरिया क्या हो रहा है, वेरिएबल। तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, उस फॉर्मूला में जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें से कोई भी पैरामीटर्स अगर वेरिएबल निकल गया तो वो जो सॉल्यूशन उसका आएगा जनरली फॉर्मूला में रख देने से नहीं आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन से, यानी कैलकुलस से। तो इंटीग्रेशन कहता ही यही है कि एक एलिमेंट ले लो और उसकी स्टडी कर लो और उसको इंटीग्रेट कर दो। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। तो हमने जो एलिमेंट लिया वो सेंटर से जो है कि r डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया हमने, ये रहा अपना एलिमेंट, जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज आवर एलिमेंट। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एलिमेंट कैसे लेते हैं। तो ये रहा अपना एलिमेंट, ये छोटा सा इसमें एलिमेंट है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है और इसकी जो थिकनेस है वो dr है। तो अगर मैं इस एलिमेंट को बाहर निकालूं, इस एलिमेंट को मैं बाहर निकालूंगा इसकी स्टडी करने के लिए, तो ये है अपना एलिमेंट सेंटर से कितने दूरी पे, r दूरी पे, और ये इसका विड्थ हो गया dr, और अपना करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट के डायरेक्शन में dr है, तो अपना लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे dr, और एरिया कितना हो जाएगा इसका 4 पाई r स्क्वायर। अब रख देंगे, देखिएगा एलिमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो इसमें जो अपना रेजिस्टेंस आएगा, स्मॉल रेजिस्टेंस आएगा, तो डी आर इज इक्वल टू रो इंटू डी आर, लेंथ के जगह पे क्या रख दिया मैंने डी आर, और एरिया की जगह पे रख दूंगा मैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पूरा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो शुभ काम में देरी क्यों, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर, रो कांस्टेंट है बाहर, 4 पाई कांस्टेंट है बाहर। अब अपने पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आर इज अ वेरिएबल हियर, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आर शुरू हो रहा है आपका मटेरियल आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आर की जो लोअर लिमिट आएगी वो ए आएगी और जो अपर लिमिट आने वाली है वो बी आने वाली है। तो ए से लेके बी तक। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो रो बाई 4 पाई इंटीग्रेशन ए से बी आर की पावर -2 ये डी आर, राइट। तो रो बाई 4 पाई आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन, आर की पावर -1 इसमें +1 कर देंगे, यही आपका नया पावर आ जाएगा ए से लेके बी तक। माइनस साइन को बाहर कर देते हैं, तो रो बाई 4 पाई ये आपका कितना है 1 बाई आर है, आर की पावर -1 मतलब 1 बाई आर। तो आर के जगह पे पहले अपर लिमिट रखिए, तो 1 बाई बी माइनस लोअर लिमिट 1 बाई ए, ठीक है। और ये माइनस साइन अब अंदर दे दीजिए, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो बाई 4 पाई, ये हो जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, लेट अस मैच। तो रो बाई 4 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, सो यही मैच कर रहा है, दिस इज द आवर करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। इसमें लिया है सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में भी इसका एक थिकनेस है, ये देख पा रहे हैं, ये बनाया रखा है ऐसे, अब क्लियर विजिबल होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, ये रहा लेंथ, इनर एंड आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस आपका ये साइड व्यू दिखा रखा है, ये वाला फिगर जो है इसी का साइड व्यू है, यानी कि ये कंडक्ट ऐसे सिलेंडर रखा हुआ तो साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस आपका बी है, क्लियर है यहाँ पे रेस्पेक्टिवली। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रो दे रखा है, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेजिस्टेंस पता करना है एम और एन के बीच में, एम और एन के बीच में, यानी कि अपना कंडक्टर ऐसा है, देखिएगा, और कंडक्टर फिजिक्स में फिगर बना बना के करेंगे, आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपका एम यहाँ है और एन यहाँ है, और इस तरह से ये मटेरियल है इनके बीच का, ये कंडक्टर का मटेरियल है, ये रहा। तो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है इसमें, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है।
तो इसका अगर साइड व्यू देखना चाहें तो ऐसे दिखेगा आपका साइड व्यू, इस तरह से इसमें ऐसे करंट इसको पेंट्रेट करके जा रहा है, तो पेंट्रेट कर रहा है तो उसको क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक है। क्रॉस सिंपली एक डायरेक्शन है जो अंदर की तरफ दिखाता है, ठीक है ना, ये करंट है आपका। सो दिस इज द इनर रेडियस ए और दिस वन इज द आउटर रेडियस बी। तो हम लोग को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। एक बार चेक कर लो कोई वेरिएबल क्वांटिटी तो नहीं है। तो लेंथ जो हो गया I ये है, तो I के पैरेलल में ये वाला जो लेंथ है, ये वाला डायमेंशन I के पैरेलल में, इसलिए यही लेंथ है जो कि वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है पूरा पूरा। और एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस मटेरियल में आपका करंट फ्लो कर रहा है, अंदर की इस ये जो खाली है हॉलो उसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो इस मटेरियल का एरिया निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस निकालना है इनर से लेके आउटर की तरफ, इनर से लेके आउटर की तरफ, यानी कि करंट का जो फ्लो होगा यहां से इधर की तरफ, लाइक दैट, ठीक है, लाइक दैट, इस तरह से। तो इसी का अगर हम साइड व्यू देखते हैं तो साइड व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड की तरफ दिखेगा ऐसे। आसान है समझना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। जरा इसके अंदर पी पे जाके बैठ जाओ, आप देखोगे ऐसे पूरा कर्व सरफेस से घिरे हुए हो आप, और करंट जो है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे करंट की तरफ बढ़ेंगे आप, मतलब करंट के डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे लेंथ तो कांस्टेंट है लेकिन ये एरिया जो है वेरिएबल है। तो जब भी एक फॉर्मूले में कोई भी पैरामीटर वेरिएबल आ जाता है तो वो सवाल हो जाता है किसका, इंटीग्रेशन का। सवाल किसका हो जाता है, इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे। तो ये रहा अपना एलिमेंट, दिस एलिमेंट, एलिमेंट ही बाहर चला गया, इसको मिटा करके फिर से बना लेते हैं। ये रहा अपना एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का जो रेडियस है वो r है और इसका जो थिकनेस है वो dr है, और ये करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के डायरेक्शन में ये dr है, तो l हो जाएगा आपका dr। बात करें एरिया की तो ध्यान रखिएगा, कर्व सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का, तो वो हो जाता है 2πr इंटू एल। अब इसमें रख दिया जाए, एलिमेंट के लिए स्टडी कर रहे हैं तो एलिमेंटल एरिया रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा dr, तो dr इज इक्वल टू रो, और ये आपका हो जाएगा स्मॉल dr, और ये हो जाएगा आपका 2πrl। तो पूरा पाने के लिए, पूरा रेजिस्टेंस पाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा r, रो कांस्टेंट है बाहर हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर, पाई कांस्टेंट बाहर, l कांस्टेंट बाहर, तो इंटीग्रेशन रहा किसका गया, 1/r का। लिमिट की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन हो रहा है स्मॉल r के रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इनर सरफेस से लेके आउटर सरफेस तक। तो इनर सरफेस के लिए आपका जो रेडियस है वो a है, आउटर के लिए b है, तो रो अपॉन 2πl, 1/r का इंटीग्रेशन ln r। तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, फॉर्मूला लगा देंगे इसको। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा रो अपॉन 2πl ln r, तो r का जो अपर लिमिट है वो हो जाएगा b, तो a हो जाएगा ln b माइनस ये हो जाएगा ln a। तो ln का फॉर्मूला जो आता है, कुछ फॉर्मूलेस हैं मैथमेटिकल टूल्स में आपको मिल जाएंगे, आप कमेंट करिएगा, आपके लिए मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये हो जाता है ln b/a, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ये होता है ln m/a,
एन, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। सो रेजिस्टेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस इज इक्वल टू रो बाई 2 पाई एल इंटू एल एन बी बाई ए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्या है इसका। जब भी कोई फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें कोई भी सिंगल पैरामीटर्स अगर वेरिएबल आ जाता है तो वो सवाल इंटीग्रेशन का हो जाता है, और इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए आप एलिमेंट लेंगे और उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ फ्रस्टम शेप। तो एक कंडक्टर लेते हैं जिसका शेप कैसा होगा, फ्रस्टम का टाइप का होगा। तो ये रहा अपना कंडक्टर, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसका जो रेडियस है ये वाला ए हो गया, और इसका जो रेडियस है वो आपका बी है, इसका जो लेंथ है वो एल है, और अपना जो करंट है ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। अगेन अगर इसकी रजिस्टिविटी रो है तो रजिस्टेंस निकालने जाएंगे आप, तो रो इज आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। एल तो फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली दिस इज द वेरिएबल। तो ये वेरिएबल होने की वजह से ये सवाल किसका हो गया, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन कहता ही है कि आप एक एलिमेंट ले लीजिए, तो हमने ले लिया एलिमेंट, यहाँ पे एक ले लिया जाए एक एलिमेंट। तो इसका जो एलिमेंट आएगा वो आएगा डिस्क शेप का। दिस इज द एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट जिसका रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो एट डिस्टेंस हमने एक्स लिया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको y ले लेते हैं और इसको x ले लेते हैं, तो ये ओरिजिन हो जाएगा। तो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट लिया जिसका थिकनेस जो है आपका dx है। तो करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में जो इसका डायमेंशन है वो dx है, तो dx अपना क्या हो जाएगा, लेंथ। तो एलिमेंट है तो एलिमेंट का रेजिस्टेंस dr, एंड दिस इज इक्वल टू रो dx अपॉन इस डिस्क का जो आपका एरिया आने वाला है, ये वाला एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया जो आने वाला है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो बच्चों तो यहाँ x भी वेरी कर रहा है और r भी वेरी कर रहा है, डबल वेरिएबल है। तो आप जब बीटेक करने जाएंगे या फिर हायर क्लास में जाएंगे तो डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन तक आप सीखेंगे। हमारे सिलेबस में सिंगल इंटीग्रेशन है और उसी इंटीग्रेशन से काम चलाना है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, तो ये बन जाएगा आपका dr का इंटीग्रेशन r, एंड दैट इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें समस्या क्या है, इसमें समस्या यही है कि डबल वेरिएबल है। तो एक काम करिए, या तो x को r के टर्म में लिख लीजिए या फिर r को x के टर्म में लिख लीजिए, जो आपको आसानी से दिख जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसको ठीक से देखा जाए अगर, तो इसको अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है जिसका इक्वेशन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। इस स्ट्रेट लाइन का ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो एम एक्स प्लस सी, तो c तो पहले से पता चल चुका, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जगह पे ये इंटरसेप्ट आ जाएगा a। ठीक है, अब बात करते हैं m की, तो m अपना स्लोप है, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा निकाल लेते हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो इस यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दूँ तो ध्यान से देखिए, ये जो थीटा है वो कांस्टेंट है फॉर दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का जो इंक्लिनेशन है इस ओरिजेंटल लाइन से वो कांस्टेंट है, तो वही तो हमें स्लोप निकालने में हेल्प कर, उसी से तो स्लोप निकलता है। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अपना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये अपना परपेंडिकुलर है, लाइट डिम हो गया। दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर। यहां से लेके यहां तक b है, तो यहां से लेके यहां तक a है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, b माइनस a, और ये आपका l है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हियर
बी माइनस ए अपॉन एल। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ, तो फ्रॉम हियर वी गेट वाई इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एल एक्स प्लस ए। ध्यान रखिए, जब x की वैल्यू x है तो y की वैल्यू r है। देखिए यहाँ पे ये x है, यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो ये अपना y कितना है r, तो y की जगह पे क्या लिख देंगे r, तो r इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एल द मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, अब ये उठा करके हम लोग यहाँ रख देंगे, तो रख दिया जाए। टफ नहीं है, बस ये है थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो r इज इक्वल टू अपना क्या बन जाएगा, रो अपॉन पाई इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन बी माइनस ए अपॉन ए द कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए का। अब r पे लगा स्क्वायर तो यहाँ भी लग जाएगा स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं अगले स्टेप में रो अपॉन पाई। अब देख सकते हैं इसमें सिंगल वेरिएबल आ गया x और सिंगल इंटीग्रेशन है, तो अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो b माइनस ए अपॉन एल द कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए की पावर -2 रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, ठीक है। तो अगेन अगर आपको इंटीग्रेशन पे वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा, एक काम और करिए, x अपना वेरिएबल है तो x का लिमिट रखना जरूरी है। तो x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 0 से लेकर L तक, तो रख दिया जाए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा रो बाई पाई, ये बॉक्स की पावर n, तो बॉक्स की पावर ये हो जाएगा ये b माइनस ए अपॉन एल द कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए की पावर -1, और यहाँ आ जाएगा आपका -1 मल्टीप्लाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि है आपका b माइनस ए अपॉन एल, ठीक है। और अब आपका यहाँ पे लग जाएगा लिमिट 0 से लेके l। सॉल्व कर लिया जाए तो r इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस साइन इसको दे दीजिए तो ये बन जाएगा a माइनस बी, और l ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रो इंटू एल बाई पाई, और ये हो जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई। ध्यान से देखिए, ये जो l है वो लिमिट है x का, तो एक बारी रखेंगे, ये आपका है 1 अपॉन बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एल हो जाएगा, प्लस में a माइनस, अब x के जगह पे जब 0 रखेंगे तो सिर्फ बच जाएगा आपका a पावर -1, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कट गया माइनस ए प्लस ए कैंसल्ड, तो क्या बचा अपने पास, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई a माइनस बी द कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा r इज इक्वल टू रो इंटू एल पाई द कंप्लीट मल्टीप्लाई a माइनस बी, एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस बी अपॉन बी ए, तो ये कट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू रो एल बाई बी ए पाई, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई बी ए पाई। फ्रस्टम शेप का जब भी आपका आता है तो ये एक सवाल पूछा जा चुका है, इसी एग्जाम में पूछा गया था सवाल, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है चेंज इन रेजिस्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग, तो एक तो परसेंटेज चेंज पूछता है और एक जनरल चेंज पूछ लेता है। जैसे कि एक कंसीडर किया मैंने एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो है L, क्रॉस सेक्शन A1 ले लो, L1 ले लो, और इसका रेडियस ले लो R1, रजिस्टिविटी रो, दिस इज द R1, इसका रेडियस, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है हम लोग को, या तो स्ट्रेच करता है या तो ड्रॉन करता है, स्ट्रेच या ड्रॉन बात एक ही है। तो जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा
तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगा। कंप्रेस भी कर सकता है, कंप्रेस करेंगे तो डायमीटर बढ़ेगा और लेंथ कम हो जाएगा। तो इसका रेडियस हो जाएगा R2, एरिया हो जाएगा A2, लेंथ हो जाएगा L2, इसका रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1। तो इन सभी चीज़ों में, इन सभी पैरामीटर्स में क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन निकाल लेते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है उनको अप्लाई करेंगे। मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो सिंस R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इस तरह से लिखने का फायदा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, R1 यहाँ है तो L1 ऐसे आ जाएगा और A1 ऐसे आ जाएगा, R2 डिनोमिनेटर में है तो L2 यहाँ आ जाएगा और A2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो इस पे भी सवाल पूछा जा चुका है, मात्र इतना पे ही सवाल पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट था तो हमें ये मिला। अब मटेरियल का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, मटेरियल का यानी मास कांस्टेंट है। तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है, मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज कांस्टेंट। तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब भी वॉल्यूम भी क्या हो गया, कांस्टेंट। शॉर्ट में वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एल कांस्टेंट है इसका मतलब A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, तो क्लियरली L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। ठीक है, तो अब L1 अपॉन L2 की जगह पे यहाँ पे रखिए, तो रखते हैं तो क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 ऑलरेडी है और A2 बाई A1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, L1 बाई L2, यानी कि L1 बाई L2 का स्क्वायर। अभी और देखिए, हमने A2 बाई A1 की जगह पे L1 बाई L2 रखा। अब क्या करते हैं कि L1 बाई L2 की जगह पे A2 बाई A1 रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये A2 बाई A1 का स्क्वायर बन जाएगा। और एरिया को मैं खोलता हूं, अगर ओपन करता हूं, एरिया का फॉर्मूला तो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। अब पूरे पर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब ये, तो दिस इंप्लाइज दैट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल पावर 4। ठीक है ना, इसे याद करेंगे। इसमें से इस पे भी सवाल पूछा है, इस पे भी सवाल पूछा है, और इस पे भी सवाल पूछा है, और इस पे भी सवाल पूछा है। मतलब आप समझ पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में इसी फॉर्मूले पे सवाल पूछा है, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे। तो इसको याद कर लेंगे और इसको 2 स्टार दे देंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू स्ट्रेच कर लीजिए, ड्रॉन कर लीजिए, ये रिजल्ट निकल के आया। अगर ये याद रहेगा आपको ना तो सवाल मजे में होगा, नहीं याद रहेगा तो फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, जो कि टाइम टेकिंग है, अननेसेसरी। ठीक है, आगे देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ले लीजिए, एरिया ले लीजिए, जो दिया हो। हम लोग एक के लिए स्टडी करते हैं, चेंज इन लेंथ के लिए। for change in length लेस देन 5%, अगर अपना लेंथ जो है 5% से कम का चेंज है तो उसके लिए एक स्पेशल स्टडी करते हैं, फिर एक जनरल स्टडी कर लेंगे। ओके, और स्पेशल स्टडी और जनरल स्टडी दोनों पे सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, देखते हैं। सिंस R इज इक्वल टू होता है आपका रो इंटू एल बाई ए, अब 5% चूंकि कम है तो रजिस्टिविटी तो कांस्टेंट ही रहता है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, तो ये हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा L बाई ए
प्लस डेल्टा ए बाई ए। ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा। बताता हूँ वो प्लस में क्यों लिख दिया हूँ, माइनस। ध्यान रखिएगा, जब चेंज निकालते हैं, चेंज इन लेंथ या चेंज इन रेजिस्टेंस जो भी है, तो जो साइन यहाँ पे आता है डिनोमिनेटर में है, उसकी वजह से ये माइनस आया है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे साइन आता है वही यूज कर लिया जाता है कैलकुलेशन पर्पज के लिए। बट इफ यू आर गोइंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरर, तो जो माइनस आता है तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए सॉल्व करते हैं, तो माइनस की जगह पे क्या लेते हैं, प्लस। इस पे भी सवाल आ चुका है, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। सो अब हम एक काम करेंगे कि लेंथ और एरिया वाला में रिलेशन निकालेंगे। तो सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, राइट, अभी देखे हैं थोड़ी देर पहले, दैट इज एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा ए बाई ए, यहाँ डिवीजन में था तो माइनस आया था जो डिनोमिनेटर में था, और यहाँ पे ये जो है प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का चिन्ह तो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एल बाई एल। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो मिल जाएगा डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई, ये एल है, डेल्टा एल बाई एल, और माइनस ऑलरेडी है ये, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो डेल्टा एल बाई एल। तो फ्रॉम हियर वी गेट डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाई एल। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो दिस इज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। इसको याद रखेंगे, अगर चेंज इन लेंथ 5% से कम है तो चेंज इन जो रेजिस्टेंस आएगा वो उसका डबल हो जाएगा, ओके। सो ये एक ये है, अगर 5% से ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करेंगे, सवाल करेंगे और देखेंगे कैसे होगा, आगे देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक एल्युमिनियम वायर है, उसको स्ट्रेच किया गया, क्या किया गया, स्ट्रेच, टू मेक इट्स लेंथ 0.4% लार्जर। व्हाट इज दिस, दिस इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0.4%, विच इज लेस देन 5%। तो डायरेक्टली द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस को हम निकाल देंगे, that is equals to twice of percentage change in length, तो 2 into 0.4 that is equals to 0.8%, ठीक है। ये आपका जेई मेन 2022 में पूछा हुआ सवाल है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, बस रिजल्ट याद रहे, क्या रिजल्ट, 5% से कम अगर चेंज इन लेंथ हो तो ये आपका जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो उसका डबल हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को याद कर लेने से ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं रिजल्ट याद रहेगा तो आपको फिर वही जाइएगा, आप डेरिवेशन ड्राइव करिएगा, फिर टाइम टेकिंग होगा, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा हुआ है 2021 में। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ वायर ऑफ 1 ओम, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, लेंथ कितना है, यानी ये R1 है और ये कितना है L1 है, इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 25%। अब लेंथ जो है चेंज हो रहा है ना वो 25% है, 5% से 5 गुना है। डोंट थिंक फॉर द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, डोंट थिंक, व्हाई, बिकॉज परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज ग्रेटर देन 5%। तो कैसे सॉल्व होगा, बड़े इजीली हो जाएगा।
थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कर लेते हैं। आप अच्छे बच्चे हैं, बचपन से आप अच्छे बच्चे हैं, मैं भी जानता हूँ। तो देखा जाए, द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा है। R1 से R2 हो जाएगा, L1 से L2 हो जाएगा। तो जो चीजें दिया हुआ है उसका मतलब समझिए, ये क्या है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है बाई 25%। तो जो आपका L2 होगा ना, जो L2 होगा वो हो जाएगा, देखिए बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, हंड्रेड्स में 25 को ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 125% ऑफ L1। जो फाइनल लेंथ होने वाला है, नया लेंथ होने वाला है, वो हो जाएगा 125% ऑफ L1। तो इसका मतलब होता है 125 इंटू L1 अपॉन 100, तो L2 इज इक्वल्स टू 1.25 L1। तो L1 से L2 हुआ, तो R1 से R2 बहुत आसान है, सिंस R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 का स्क्वायर, इसको यूज करिए, बड़े आसानी से आंसर आएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 L1 ही रहेगा, L2 के जगह पे 1.25 L2 हो गया, पूरे का स्क्वायर, ये कट गया। अब दो डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे, डिनोमिनेटर से डेसिमल हटेगा, तो न्यूमेरेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा इसको हटाने पे। तो अपने पास क्या आया, 100 बाई 125 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में, इसका स्क्वायर ये 16 और ये आपका 25, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हम लोग को चाहिए। और ये चेंज की बात करते हैं तो ये होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो इसी को एडजस्ट करेंगे हम लोग, जो अपने पास ये सॉल्व होकर के आया है ना, इसी को एडजस्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में R1 है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये बन जाएगा R2 बाई R1 एंड दिस इज इक्वल टू 25 बाई 16। अब ये चीज बनाने के लिए हमें दोनों साइड क्या करिए, -1 कर दीजिए। मैथमेटिक्स में आपने बचपन में ये सारी चीजें पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 25 बाई 16 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 बाई R1 एंड दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 16 बाई 16, राइट। तो ये बन जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस एंड दिस इज 9 बाई 16। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये 25 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 5 45, 9 2 18, 18 प्लस 4, तो ये 22 बाई 4, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करेंगे इसको, तो 225 डिवाइड बाई 4, 5 टाइम्स 5 6 56 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अपना जो आंसर है वो ये रहा, बहुत दूर दूर आंसर है, तो यही आएगा आंसर आपका अप्रॉक्सीमेट में 56%। ओके, तो आपने परसेंटेज चेंज अगर लेंथ में होता है 5% से कम और 5% से ज़्यादा, तो दोनों के लिए आपने देख लिया कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेन 2022 में, ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। A 1 meter long wire is broken into two unequal parts, X and Y। इसका मतलब X और Y को आप जोड़ेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। X part of the wire is stretched into another wire W। तो X को जो है कि स्ट्रेच कर दिया गया, X को क्या कर दिया गया, स्ट्रेच, किस लेंथ पे, W पे, ठीक है, और W में। तो लेंथ ऑफ W इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ
एक्स, यानी कि लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर। ध्यान रखिएगा, एक्स को स्ट्रेच किया गया है, स्ट्रेच या फिर ड्रॉन, ये स्ट्रेच लिखना जरूरी है। लेंथ ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉट आर एक्स, कितना है, डबल है। अच्छा, यहां से कुछ हम लोग लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई। यानी हमसे पूछा क्या है, ध्यान रखिए, हमसे पूछा है कि रेशियो ऑफ लेंथ यानी एक्स का और वाई का लेंथ पूछा है। ये क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वाई। करते हैं, जो दिया है वहीं से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक्स को स्ट्रेच किया गया डब्ल्यू पे, तो जब स्ट्रेच किया गया तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आर एक्स अपॉन आर वाई, सॉरी, आर एक्स अपॉन आर डब्ल्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स अपॉन लेंथ ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर। So this implies that Rx upon Rw is equals to Lx upon Ly। यहाँ से देखिए Lx upon Lw, तो यहाँ से एक चीज निकल के आ रहा है Lx upon Lw इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, राइट। ये 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। तो अपने को क्या मिल गया, Rx अपॉन Rw मिल गया 1/4, ठीक है। ये जो आपका y है, ये जो आपका y है और ये जो आपका w है, इनके रेजिस्टेंस का रिलेशन दे रखा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या उसके लिए भी यही काम कर दें, नहीं, ये काम नहीं कर सकते। ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब स्ट्रेच किया गया हो या ड्रॉन किया गया हो। समझिएगा, आर डब्ल्यू अपॉन आर वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये आर डब्ल्यू और आर वाई के बारे में क्या लिख सकते, तो ये आपका y जो है स्ट्रेच नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो r इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए, एरिया तो सेम ही है, तो दिस इंप्लाइज दैट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका l अपॉन, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a लेंथ, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो r w अपॉन r y इज इक्वल टू एल डब्ल्यू अपॉन एल वाई एंड दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए तो आर एक्स है, तो यानी कि एल एक्स, और आर डब्ल्यू है यानी कि एल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप एल डब्ल्यू निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एल वाई, रख दीजिए यहाँ पे। तो एल एक्स अपॉन एल डब्ल्यू के जगह पे 2 ly एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। ये काट पीट करके कितना आ गया, तो दिस इंप्लाइज दैट एल एक्स अपॉन एल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2। तो करेक्ट आंसर इज 1:b। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए तो ध्यान से, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम, R1 कितना हो गया 5 ओम, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इन ओम इज स्ट्रेच्ड टू 5 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ। जो ओरिजिनल लेंथ है उसका 5 गुना क्या किया जा रहा है, स्ट्रेच किया गया है। तो यानी कि L2 जो है 5 टाइम्स L1 है, तो आपको निकालना क्या है R2। तो वी नो वेरी वेल दैट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, तो L1 की जगह पे आप रख दीजिए L1 ही रहेगा और L2 जगह पे 5L1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कट गया तो कितना आ गया 1/25। तो R1 की जगह पे रख दीजिए 5 और ये R2 और ये 1/25। सो फ्रॉम हियर R2 इज इक्वल्स टू 125। वेरी सिंपल। अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको 3 स्टार टिक कर लो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। द वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, यानी कि जो R1 है वो R है, रेडियस यानी R1 इज इक्वल टू R इज स्ट्रेच टिल रेडियस बिकेम R/2, यानी कि R2 इज इक्वल टू R/2 है। द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच वायर इज X, तो R2 भी दे रखा है XR, द वैल्यू ऑफ X यानी X पूछा है। तो अगेन रेजिस्टेंस और रेडियस में रिलेशन हम लोग निकाले थे, सिंस R1/R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का पावर 4। तो R1 ही रहने दीजिए और R2 की जगह पे XR लिख दीजिए। अच्छा, R1 की जगह पे हम लोग R लिखेंगे, R, और R2 की जगह पे XR, एंड दैट इज इक्वल टू R2 की जगह पे R/2 और R1 की जगह पे R, अब पूरे का पावर 4। तो ये R और ये R गया तो 1/2 आएगा, 1/2 का पावर 4 दैट इज 16, ये कट गया। So from here 1/x is equals to 1/16, so clear that x is equals to 16। तो क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू 16 आ जाएगा। So this is also very simple। तो ये वाला जो है उसी रिजल्ट पे आ रहा है ये। तो आप देख सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A2/A1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R2/R1 की द होल पावर 4। ये सभी फार्मूले पे सवाल बारी बारी करके पूछा हुआ है। तो ये जेई मेन का 2024 में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है ये सवाल जेई मेन में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि टू वायर्स है ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है यानी कि रजिस्टिविटी सेम है, हैव द सेम मास यानी कि भैया मास भी सेम है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। वायर ए हैज अ रेडियस ऑफ 2.0 mm, वायर बी हैज अ रेडियस ऑफ 4.0 mm, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इज, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए ये वायर को ना स्ट्रेच नहीं किया गया है, ना ही उसने ड्रॉन किया है, कुछ नहीं किया है, बस दो वायर ले लिया है, मटेरियल सेम कर दिया है, वॉल्यूम सेम कर दिया है। तो हम स्ट्रेच, इस केस में मटेरियल और वॉल्यूम अगर सेम हो तो उस केस में भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज R1/R2 इज इक्वल्स टू R2/R1 द होल की पावर 4। applicable also for two conductors having same mass and of same material, ठीक है ना, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। तो R1/R2, तो R1 कितना दे रखा है, क्या पूछा है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, तो बी का रेजिस्टेंस दे रखा है यानी कि R2 दे रखा है 2 ओम, R1 आपसे पूछा हुआ है यानी कि ए का रेजिस्टेंस यानी R1, तो दैट इज इक्वल्स टू R2 कितना दे रखा है, R2 दे रखा है 4 mm और R1 दे रखा है 2 mm। यूनिट कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि mm कट जाएगा, mm/mm, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, तो R1/2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 4 16, तो दिस इंप्लाइज दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए यानी कि R1, तो R1 इज इक्वल्स टू 32 ओम, करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। A copper wire is stretched to increase its length by 20%, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये सवाल
2023 जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है। ये सवाल मैं छोड़ देता हूँ आपके ऊपर, इस तरह का सवाल हम लोगों ने कर रखा है, एक बार देखिएगा, बड़े आसानी से कर लेंगे। क्योंकि ये वाला जो परसेंटेज चेंज इन जो लेंथ है वो है आपका 20% विच इज ग्रेटर देन 5%। तो कौन कैसे सॉल्व होगा, एक बार बैक में जाकर के देखिएगा, आइडिया लग जाएगा। ये आपको करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। जो इसका आंसर है वो 44% है। इसका आंसर है 44%, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। देखना बच्चों, अगेन जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जा रहा है 20%, यानी कि जो L2 है वो है 120% ऑफ L1। इंक्रीज हो रहा है ना तो 120%, अगर डिक्रीज होता तो 80%। तो दिस इंप्लाइज दैट L2 इज इक्वल्स टू 120 by 100 into L1. So from here we get L2 is equals to 1.2 L1, right? आगे देखते हैं, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज reduced कह रहा है, तो reduced by 4%, यानी कि जो A2 है वो हमारा हो गया 0.96 A1। ये कैसे आया, रिड्यूस कर रहा है ना, किससे, 4% से, तो A2 कितना हो जाएगा 96% ऑफ A1, यानी ये हो जाएगा 96 by 100 A1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। पूछा क्या है, द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक वायर। तो परसेंटेज चेंज इन मेटेलिक वायर, तो सिंस R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, अब मतलब जब मैं चेंज इन रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे तो वहां पे मैंने बोला था L1 अपॉन L2, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है A2 बाई A1, ठीक है ना, कहा था, इस पे भी सवाल पूछा हुआ है, ये वही है, ठीक है। तो दिस implies that R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, दिस implies that L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 1.2 रख दीजिए, तो 1 अपॉन 1.2 मल्टीप्लाइड बाई A2 बाई A1, यहाँ से आपका आ जाएगा A2 बाई A1। तो दिस इंप्लाइज दैट A2 बाई A1 इज इक्वल्स टू 0.96, तो 0.96 सॉल्व कर लिया जाए। ये 1 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये 2 डेसिमल प्लेस है तो ये डेसिमल यहाँ से हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 100, और ये 12 इसको 8 टाइम में काट देगा, और ये 10 इसको 10 बार में काट देगा, तो कितना आ गया 0.8, ठीक है। हमने से पूछा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि डेल्टा R बाई R1 इंटू 100 पूछा है। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। अच्छा एक काम करिए, रेसिप्रोकल लेना है तो इसको डेसिमल मत लिखिए, एक बार और इसको काट लीजिए, 2 4 जा 2 5 जा, तो ये 4/5 हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू वी हैव 4/5, तो रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो R2 बाई R1 दैट इज इक्वल टू 5/4। अगेन इसमें फिट करना है चेंज इन रेजिस्टेंस, तो दोनों साइड माइनस कर दिया जाए 1 से, तो R2 बाई R1 इज -1 दैट इज इक्वल टू 5/4 -1। So from here we have R2 minus R1 upon R1 and that is equals to 5 minus 4, LCM लेने के बाद से आ जाएगा 1/4। So what is this? This is change in resistance upon original resistance, जो कि 1/4 आया, फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन R1 इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100, तो काट पीट करके आ जाएगा 25। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 25%। So this is the our answer. What is the answer? 25%. Okay. So प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम पे जल्दी ही वीडियो बना करके आप मतलब अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।